नहीं इसमें, हाँ ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने नागरिकता के संबंध में जो है देखा था कि नागरिकता क्या है, और भारत में जो व्यक्ति होते हैं वो कितने प्रकार के हैं भारत में। और व्यक्तियों के संदर्भ में हमने देखा कि भारत में जो व्यक्ति हैं वो दो तरह के हैं। एक तो भारतीय नागरिक हैं जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, और दूसरा विदेशी नागरिक है, ठीक है ना, जो भारत में वीजा के माध्यम से जो भ्रमण के लिए आते हैं। तो हमने साथ में ये भी देखा था कि जो नागरिकता का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद या आर्टिकल हम कहें तो 5 से लेके 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। फिर हमने इसमें यह देखा था कि जो नागरिक होते हैं उनको भारतीय संविधान के अनुसार सिविल और जो है साथ में बात हुई थी सिविल, और उनको कुछ कानूनी अधिकार भी जो है और कुछ विधायी अधिकार भी उनको प्राप्त होते हैं। और जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने बात करी थी भारतीय संविधान के आर्टिकल के संबंध में हम लोग बात करी थी। मूल अधिकार जो है 15, 16, 19, 29 और 30 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। साथ ही कुछ ऐसे पद हैं जो सिर्फ भारतीय ही भारत के जो नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, या संसद जो है संसद के तौर पर संसद का सदस्य चुने जाने के लिए, या विधायिका के सदस्य चुने जाने के लिए। और दूसरा कुछ ऐसे प्रशासनिक पद भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे न्यायपालिका के पद हो गए। ये सिर्फ भारत के जो नागरिक है वही उन पदों को प्राप्त कर सकता है। विदेशी व्यक्तियों के बारे में हम लोगों ने बात करी कि भारत में दो तरह के विदेशी मतलब एक तरीके से हो सकते हैं जिनके साथ भारत के जो है संबंध जो है मित्रता पूर्वक है, और दूसरे ऐसे जिनके साथ भारत के जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो दो तरह की हम लोगों ने उसमें भी चर्चा करी थी। फिर हम लोगों ने ये चर्चा करी थी कि किस संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता को जो है देने का प्रावधान किया गया है, किन आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है और किन व्यक्तियों को दी जा सकती है। तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक, आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 किन आधारों पर भारत में नागरिकता दी जा सकती है। और 9 और 10 जो जिसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी कि 9वां जो आर्टिकल है और 10वां, तो उसमें नागरिकता को किन आधारों पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और 11वां आर्टिकल नागरिकता के संबंध में सरकार जो कानून, सरकार या संसद हमारी कानून बना सकती है, उसके संबंध में जिक्र किया गया है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में। सरकार द्वारा भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया, वो कानून जो है नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। और इस कानून में सरकार द्वारा समय समय पर संशोधन किए गए हैं, जैसे 1986 में संशोधन किया गया, 1992 में संशोधन किया गया, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2015 में, और फिलहाल जो है सरकार द्वारा वर्ष 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया है। और आप लोगों को जो है ये जानकारी होगी कि वर्ष 2009 में जो संशोधन सरकार द्वारा किया गया है उसमें काफी ज्यादा राजनीतिक विवाद की स्थिति उस पर रही है। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था भारतीय जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें 5 आधारों पर भारत में जो नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान उसमें किया गया। पहला मैंने आपको बताया था जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दूसरा मैंने बताया था वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता भारत में प्रदान की जा सकती है। तीसरा मैंने बताया था पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा मैंने बताया था देशीयकरण या नेचुरलाइज जो है प्राकृतिक रूप से, जिसको इंग्लिश में नेचुरलाइजेशन बोलेंगे हम लोग, उसके माध्यम से। और पांचवा जो मैंने बताया था कि अगर भारत सरकार या भारत राज्य जो है या देश जो है हमारा किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है या किसी क्षेत्र पर, तो उसके जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक एक उस पर चर्चा करते हैं। तो जन्म से नागरिकता का में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी या उसके बाद होता है तो उसको भारत का नागरिक माना
जाएगा। मोटे तौर पर हम लोग समझेंगे क्योंकि इसमें भी काफी सारी चीजें हैं, मतलब एक तरीके से काफी डेप्थ में उसमें भी जाया जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग सिर्फ यही समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म जो है संविधान के लागू होने पर या संविधान के लागू होने के बाद हुआ है, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें भी सरकार द्वारा प्रतिबंध रखा गया है। ऐसे व्यक्ति जो भारत में राजनयिक के तौर पर काम कर रहे हैं, विदेशी राजनयिक, आपको पता है कि भारत के जो है विश्व के अधिकांश देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है और उनके भारत में जो है एक तरीके से दूतावास बने हुए हैं। तो उसमें अगर कोई विदेशी जो राजनयिक है वो भारत में अपने जो भारत में एक तरीके से दूतावास में है और भारत में अगर उसका बच्चा पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि पैदा तो भारत की टेरिटरी के अंदर ही हो रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं होगा। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का शत्रु, ऐसा कोई देश जो भारत का शत्रु है और उसके अधीन जो है किसी भारतीय जो है बच्चा अगर किसी का पैदा होता है तो उसको भी जो है भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इसको हम ऐसे समझेंगे, शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उसके बच्चे को जन्म से भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती है। ठीक है ना। अब हम समझेंगे सरकार द्वारा इसमें एक संशोधन किया गया 1900, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता के जो है हम लोग देख रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 जब भारत संविधान लागू हुआ था, तो उसमें ये माना गया कि उसके बाद जो है जो लोग जन्म लेंगे उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो एक तरीके से काफी लंबा समय इसमें बीत गया है। तो सरकार द्वारा 1986 में भी इसमें ये संशोधन किया गया कि उन व्यक्तियों को जो है जन्म से भारत की नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म जो है जन्म का समय जो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर माता या पिता में से कोई भी जन्म से भारत का नागरिक होगा तो उनके जो बच्चा जो 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 पैदा होगा उनका बच्चा, उसको भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है ना। वंश परंपरा, और दूसरा हम देखेंगे वंश परंपरा के आधार पर। तो वंश परंपरा के आधार पर इसमें भी यही प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, जन्म लेना वाला व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो सकता है यदि जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो। अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, मतलब एक तरीके से हम ये कहें उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो अन्य देश में वो लोग रह रहे हैं, तो उसके माता या पिता के आधार पर उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब हम देखें पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता, तो भारत में पंजीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति भारत में जो है विगत 7 साल से रह रहा है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, वो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई महिला, विदेशी महिला जो है वो अगर भारतीय व्यक्ति के साथ में, इंडियन जो है पर्सन है उसके साथ में अगर वो शादी कर लेती है या कर चुकी है या करने वाली है तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। भारतीय नागरिकों के ऐसे अवयस्क या नाबालिग बच्चे, उनको भी नागरिकता का जो प्रावधान जो है पंजीकरण के माध्यम से किया गया है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म जो है विदेश में होता है लेकिन वो दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता, अगर जो है वयस्क होने पर उसको किसी ना किसी एक देश की नागरिकता लेनी होगी। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लेने के लिए आवश्यक ये है कि अगर किसी बच्चे का जन्म जो है भारत से बाहर हुआ है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए जिस देश में उसका जन्म हुआ है वहां का जो राजनयिक है, एक तरीके से जो दूतावास होगा, वहां पर उसको अपने पंजीकरण 1 साल के अंदर उसको भारतीय नागरिकता लेने के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा। अब हम देखेंगे देशीकरण के माध्यम से नेचुरलाइजेशन, मतलब प्राकृतिक रूप से जो है किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे दी जा सकती है। कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है जो है और वो 10 साल से भारत में निवास कर रहा है तो भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान कर सकती है।
और भूमि अर्जन के और पांचवा है भूमि अर्जन के माध्यम से। अगर भारत सरकार किसी नए भूभा को अर्जित करती है तो उस देश के निवासी जो है वो स्वतः ही रूप से भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा गोवा, दमन, पौंडीचेरी जैसे क्षेत्रों का फ्रांसीसी और जो है पुर्तगालियों के माध्यम से जिन पर फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का शासन था, 1954 तक पौंडीचेरी था और 1961 तक जो है गोवा और दमनदीप इन पर फ्रांसीसी जो है पुर्तगालियों का शासन था। तो उन क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। तो उस क्षेत्र में जो जितने भी लोग निवास कर रहे थे वो सभी जो है भारत के नागरिक, स्वतः ही भारत के नागरिक मान लिए गए। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत की जो नागरिकता जो है किन आधारों पर जो सरकार किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो इसका जो है भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है 1955, उसमें 3 आधारों को जिक्र किया गया। पहला आधार तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पहला ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की, अगर भारत का कोई व्यक्ति नागरिक है, अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति स्वतः ही भारत की नागरिकता को त्याग दे, अगर कोई व्यक्ति स्वतः ही भारत की नागरिकता को त्याग दे। और तीसरा ये कि सरकार द्वारा नियम बनाकर, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद जो है 10 ये कहता है कि सरकार जो है नियम बनाकर किसी भी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो सरकार ने इसी के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया कि सरकार कानून के माध्यम से किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, तो उसमें भी कुछ कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो वो कानून पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो सरकार ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को संविधान के प्रति जो अनिष्ठा, अगर व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता मिली हुई है, अगर वो संविधान जिसने इन 5 माध्यम से एक तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करी है और वो भारतीय संविधान के प्रति जो अनिष्ठा का भाव रखता है, तो सरकार उसको जो है भारतीय नागरिकता से, उसकी नागरिकता से उसको वंचित कर सकती है। दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसने जो युद्ध काल के दौरान शत्रु देश की सहायता की हो, जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान या चीन के साथ अगर युद्ध हुआ है या होता है और इस दौरान भारत का कोई भी नागरिक इन देशों के जो है के साथ में मिलके जो है एक तरीके से भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है या शत्रु देश की सहायता करता है, तो भारत सरकार उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार जो कि मैंने बताया 5 तरीके से, एक तरीके हम लोग जो है अगर एक तरीके वंश परंपरा और पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, ये जो सरकारी 3 माध्यम से अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है और सरकार ये पाती है कि उस व्यक्ति ने गलत तथ्य पेश किए अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए या उसने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करी है, तो सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति चौथा पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया, देशीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति अगर नागरिकता प्राप्त करता है और उसको नागरिकता प्राप्त किए हुए 5 वर्ष का समय, 5 वर्ष के अंदर अगर किसी दूसरे देश द्वारा उसको जो है 2 वर्ष की सजा दे दी जाती है, तो सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। यही कहें कि उसकी नागरिकता को सरकार समाप्त कर देगी। इसको दोबारा सुनिए, अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से या देशीकरण के माध्यम से सरकार द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की गई है और नागरिकता प्रदान करने के 5 वर्ष के अंदर किसी व्यक्ति को किसी अन्य देश द्वारा जो है 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती, 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं 5वें बिंदु पर। अगर कोई भारतीय महिला जो है किसी विदेशी व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है
तो सरकार या एक तरीके से ये कहें कि उसकी जो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पांचवा जो छठवां पॉइंट ये, अगर कोई व्यक्ति भारत से 7 साल भारत से 7 साल तक बाहर रहता है तो सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। तो हम लोगों ने 6 पॉइंट देखे कि कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या वो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और भारतीय जो संसद है नागरिकता को समाप्त करने के लिए नागरिक से वंचित करने के लिए कानून बना सकती है। तो तीसरे पॉइंट के अंदर हमने 6 पॉइंट देखे कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा का भाव रखता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भारतीय महिला किसी विदेशी के साथ में विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से या देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है और जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर अगर कोई किसी अन्य देश द्वारा उसको 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से या वंश परंपरा के आधार से ये भारत की नागरिकता प्राप्त करता है और सरकार को लगता है कि उसने गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं या गलत तरीके से जो भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो सरकार जो है उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ठीक है ना। तो अब हम ये आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो इस पर सबसे अधिक अभी तक विवाद रही है। तो नागरिकता संशोधन मैंने आपको बताया कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है अंतिम रूप से भारतीय संसद को है, और जो हमारी जो संसद है कि नागरिकता के लिए समय समय पर कानून बनाती रहती है। तो सबसे पहला जो कानून बनाया गया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, और उसमें जो है सरकार द्वारा 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 में उसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। और अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो है लास्ट ईयर जो है सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। तो नागरिकता संशोधन जो 19 जो पारित किया गया उसका उद्देश्य क्या था, सरकार जो है उसके माध्यम से क्या जो है क्या प्राप्त करना चाह रही थी या किन लोगों को सरकार नागरिकता देना चाह रही थी। सरकार का इसमें मानना था कि ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून जो लाया गया उसमें ये जो है उसमें सरकार द्वारा ये स्थापित करने का प्रयास किया या यही प्रावधान उसमें किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है ना, और इसमें जो सरकार द्वारा 6 जो धर्मों को एक तरीके से रखा गया, हिंदू धर्म के व्यक्ति और ईसाई धर्म के व्यक्ति और जैन, बौद्ध, पारसी और सिख, मतलब 6 धर्मों को मानने वाले व्यक्ति जो इन देशों में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, और वो धार्मिक रूप से जो है प्रताड़ित हैं, उनको सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ गए हैं और वो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में आए हैं, 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, और हिंदू हैं और वो जैन हैं, सिख हैं और वो ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, तो उनको जो है सरकार अपने यहाँ की भारत की उनको नागरिकता देगी। साथ ही सरकार इनको जो है अवैध प्रवासी नहीं मानेगी। दूसरा, इसमें ये एक तरीके से ये रखा गया, इसमें एक ये प्रावधान किया गया है कि जो ये कानून सरकार द्वारा बनाया गया है कि भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति जनजातीय जो क्षेत्र हैं और उनको इस कानून से दायरे से बाहर रखा गया है। तो सरकार द्वारा संविधान की 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर यह कानून
हमारा जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। दूसरा इसमें कि पूर्वोत्तर के हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां पर जो है एक तरीके से जाने के लिए, वहां पर घूमने फिरने के लिए जो है सरकार द्वारा, वहां की सरकार द्वारा इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां इनर लाइन परमिट लागू है, वहां पर भी ये कानून जो है लागू नहीं होगा। ठीक है ना। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है कि ये एक तरीके से इनर लाइन परमिट जो होता है वो यात्रा दस्तावेज होता है, जो किसी संरक्षित क्षेत्र में यात्रा करने के लिए नागरिकों को जारी किया जाता है। मेनली इसका उद्देश्य जो है उस क्षेत्र में कि जो लोग आदिवासी लोग हैं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए इसको जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का कारण मेन ये था कि इसमें धार्मिक उत्पीड़न को एक आधार बनाया गया। इसमें यह कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न जो अल्पसंख्यक है, यहाँ पहले एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने आप को जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है, और वहां पे मुस्लिम जो आबादी है वो बहुसंख्यक है और हिंदू हैं। और अगर सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के एक तरीके से वहां पर इनकी जो है, और जो 6 जिस धर्मों का उल्लेख किया गया है उनके लोगों की जनसंख्या काफी कम है। लेकिन विवाद का कारण भी यही है एक तरीके से कि सरकार ने सिर्फ मुस्लिम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं या जो मुस्लिम लोग हैं उनको इससे बाहर रखा गया। लेकिन विवाद का कारण ये उत्पन्न हुआ कि सरकार द्वारा ये कहा गया कि जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय, धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको इस जो है नागरिकता संशोधन विधेयक है उसमें नागरिकता देने की बात की गई है। लेकिन जो जानकार लोग हैं उनका मानना यह है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें और अगर हम म्यांमार जैसे देश हैं उनकी बात करें तो वहां पे मुस्लिम्स भी जो है, क्योंकि मुस्लिम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी में हैं, जो अल्पसंख्यक में हैं, तो उनका यह मानना था कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में हैं, जैसे सिया समुदाय के लोग हैं, बोहरा समुदाय के लोग हैं, अहमदिया समुदाय के लोग हैं, और वो लोग भी जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के तौर पर हैं और वो भी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है, तो उन लोगों को भी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान इस जो है संशोधन विधेयक में क्यों नहीं किया गया। तो सबसे पहला बिंदु तो यही था कि धार्मिक जो उत्पीड़न है उन देशों में अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी क्यों नहीं इस जो जो संशोधन विधेयक में क्यों नहीं उन लोगों को भी शामिल किया गया। दूसरा इसमें यह रखा गया कि इस अधिनियम को जो तर्क उसमें दिया जाता है, ये माना गया कि ये जो अधिनियम है, जो संशोधन अधिनियम है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष जो है समानता की बात करता है उसका उल्लंघन है एक तरीके से। क्योंकि हमारा जो संविधान होता है वो किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है, जबकि यह जो विधेयक ये कहता है कि जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता देने की बात करता है। चौथा बिंदु इसमें यह है कि हमारा देश जो है, जो हमारी जो संस्कृति है वो सर्वधर्म समभाव की रही है। मतलब किसी भी जो जितने भी हमारे यहाँ धर्म है सभी को समान भाव से देखने की बात जो रही है, और जबकि जो विधेयक ये कहता है कि धार्मिक रूप से वो अल्पसंख्यकों की बात करता है। ठीक है ना। अगर हम भारतीय संविधान की आगे की बात करें तो भारतीय संविधान की मूल जो हम लोगों ने बात कही थी, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य है भारतीय संविधान का है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये जो संविधान जो नागरिकता संशोधन विधेयक है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके खिलाफ है। जो है अगर चौथा बिंदु हम इसमें देखें कि भारतीय संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। मतलब भारतीय जो संस्कृति है वो किसी भी तरह की सीमाओं की बात नहीं करती, वो पूरे विश्व को ही एक तरीके से अपना घर मानती है, पूरे विश्व को ही वो अपने घर के तौर पर देखती है और मानती है कि विश्व के सभी जो लोग हैं वो जो सभी लोग जो हैं आपस में मतलब एक ही घर के लोग हैं। तो
तो एक तरीके से ये जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो छवि विश्व में बनी हुई है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। पांचवा बिंदु इसमें यह आता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका विधेयक का, या विवाद का एक मुद्दा ये भी बना हुआ है कि इन लोगों का मानना है कि ऐसे लोग जो, क्योंकि कुछ जो तमिल लोग हैं वो श्रीलंका में अल्पसंख्यक है और वहां भी उन लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। ऐसे ही अगर हम जो है बात करें म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान है उनकी भी बात करें तो उनका भी कहना यह है कि तमिल लोगों को भी क्यों नहीं इसमें रखा गया और रोहिंग्या मुसलमानों को भी इसमें क्यों नहीं रखा गया। छठी बात इसके अंदर लोगों का मानना यह है कि अगर ये लोगों को भारत में अगर लाया जाता है, अगर उन लोगों को भारत में धार्मिक पीड़न के आधार पर नागरिकता इन लोगों को दी जाती है तो क्या भारत उस स्थिति में है कि वो अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ में जितने भी लोग भारत में आएंगे, जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, क्या उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा भारत? क्या भारत के पास इतने संसाधन है कि वो उनकी पूर्ति कर पाएगा? तो इस तरीके से जो लोग आएंगे उनको भारतीय संसाधनों पर एक दबाव की तरह देखा जा रहा है। तो और ज्यादातर लोगों का विरोध यही है कि जो लोग आएंगे तो उनमें एक तरीके से वो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक बोझ का काम करेंगे, एक दबाव पैदा करेंगे। तो भारत ऑलरेडी एक गरीबी, भारत में 40 करोड़ लोग गरीब हैं और एक बेरोजगारी की भारत में काफी जो विकट स्थिति बनी हुई है। तो एक तरीके से गरीबी और बेरोजगारी को भी भारत में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और सातवां पॉइंट इसमें यह है कि इस विधेयक में पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में स्थिति को पूर्ण तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य जो है प्रारंभ से ही जो बांग्लादेशी है या जो म्यांमार से लोग जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आके बस गए हैं, तो वहां पे भी एक तरीके से जो है स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। तो वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस विधेयक जो संविधान जो है जो विधेयक लाया गया है, नागरिकता संशोधन विधेयक जो लाया गया है संविधान में, उसमें उनकी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि वहां की स्थिति यह है कि वहां पर चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुस्लिम हो, और उन दोनों का ही वहां समान रूप से विरोध किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये विरोध की स्थिति आपने देखी, 5 से 7 पॉइंट मैंने आपको बताया किन किन आधार पर जो है इस विधेयक का लेके आए थे, जो सरकार द्वारा जो अधिनियम पास किया गया उसका विरोध किया गया। अब हम इसमें सरकार का पक्ष भी जानने का जो है कोशिश करते हैं कि सरकार का इसमें क्या कहना है। सरकार ये मानना ही है कि हम सिर्फ धार्मिक रूप से जो उत्पीड़न लोग हैं उनको हम भारतीय नागरिकता देंगे, ना कि ऐसे व्यक्ति, या ये कहें कि ना कि सभी लोगों को हम लोग जो है नागरिकता प्रदान करेंगे। तो सरकार द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ जो ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न होंगे उन्हीं को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ना कि सभी लोगों को। दूसरा, सरकार द्वारा दो चीजों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार द्वारा शरणार्थियों के बीच में भी अंतर किया गया है। सरकार द्वारा ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि शरणार्थी भी 2 प्रकार के हैं। एक ऐसे शरणार्थी जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आए हैं, और दूसरा ऐसे शरणार्थी जो बेहतर जीवन और अपने जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने के लिए भारत में आए। तो सरकार द्वारा ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो नागरिकता सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न हो, ना कि उन लोगों को जो भारत में एक बेहतर जीवन या भारत में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आएंगे। दूसरा, इसमें क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता प्रदान करने का और नागरिकता को अंतिम रूप से समाप्त करने का अधिकार भारतीय संसद में है, तो सरकार का ये भी कहना है कि नागरिकता संशोधन जो नागरिकता अधिनियम हम लोग लेके आए हैं उसमें अंतिम रूप से जो शक्ति है जो लोगों को नागरिकता प्रदान करने की अंतिम रूप से शक्ति भारतीय संसद के पास में है। तो अगर ऐसे लोगों को सरकार द्वारा जो है नागरिकता प्रदान की जाती है तो भविष्य में सरकार उन लोगों की नागरिकता को भी जो है समाप्त कर सकती है। ठीक है। साथ में सरकार द्वारा ये भी जो है लोगों को आश्वासन दिया गया है कि ये कानून जो है किसी भी रूप में भारतीय नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनका उल्लंघन नहीं करता है।
ठीक है ना। तो मोटे मोटे तौर पर हमने जो सरकार का पक्ष जानने का प्रयास किया गया। पहला पक्ष तो सरकार ने ये कहा कि सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से धार्मिक जो है धार्मिक रूप से उत्पीड़न जो शरणार्थी है और जो है अन्य शरणार्थी है उसके बीच में अंतर करेगी, और सिर्फ जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न शरणार्थी है उन्हीं को ही नागरिकता दी जाएगी, ना कि अन्य शरणार्थियों को दी जाएगी। ठीक है। दूसरा, ये सरकार ने ये कहा कि वो सभी शरणार्थियों को नहीं देगी, कि सिर्फ अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से जो है उत्पीड़न होंगे उनको देगी, और ऐसे शरणार्थियों को भी सरकार अपनी नागरिकता नहीं देगी, भारतीय नागरिकता नहीं देगी जो 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 अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं या बेहतर जीवन की तलाश में भारत में आए हों। तीसरा ये कि अंतिम रूप से नागरिकता प्रदान करने और नागरिकता को समाप्त करने का जो भारतीय संविधान है, भारतीय संसद है, उसके पास में अधिकार बना हुआ है। तो भारतीय सरकार जो है या भारतीय संसद कभी भी कानून बना के जिन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी उसको समाप्त कर सकती है। चौथा, सरकार ने ये कहा कि इस कानून को लाने के बाद में जो भारतीय जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता पर किसी भी प्रकार का तरीके फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, ये सरकार का एक तर्क ये भी है कि जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में जो अविभाजित जो है भारत था उसका विभाजन हुआ। तो जो लोग सरकार द्वारा इसमें एक तरीके से 3 भारतीय नागरिकों को जो है एक तरीके से कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, और जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहें। तो भारत में बहुत जो जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हुआ। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया और भारत जो है शुरू से ही अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भारत अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और अन्य जगह भी भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान सरकार के बीच में और भारत सरकार के बीच में 1950 में नेहरू और लियाकत समझौता हुआ। तो 5वां पॉइंट आपको बता रहा हूं सरकार के पक्ष में कि 1950 में जो है जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो थे लियाकत जो है उनके बीच में समझौता हुआ था। समझौते के अंतर्गत ये था कि प्रत्येक देश अपने देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी सुरक्षा करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं इस पॉइंट को कि जब स्वतंत्रता के बाद जो है या ये स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो पाकिस्तान और भारत दोनों में जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर थे उनकी सुरक्षा के संबंध में ये एक तरीके से समझौता हुआ था कि इस जो भी उन देशों की जो सरकार है, अगर भारत सरकार है तो भारत, अगर पाकिस्तान सरकार है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करेगी और उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। दूसरा ये था कि जो भी सरकार है वो अल्पसंख्यकों के साथ में एक अच्छा व्यवहार करेगी और उन लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है उस सरकार की होगी। साथ में उसमें ये भी समझौता हुआ था कि जो लोग एक देश से दूसरे देश पर ट्रांसफर हुए हैं, जैसे कुछ लोग जो भारत में जमीन जायदाद उनकी भारत में थी और वो लोग पाकिस्तान चले गए, और कुछ लोग जिनकी जमीन जायदाद पाकिस्तान में थी और वो लोग जो है माइग्रेट होके भारत में आ गए थे। तो समझौते में ये भी तय हुआ था कि लोग जो है समय समय पर अपनी जमीन जायदाद को बेचने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए भारत या पाकिस्तान जा सकते हैं। साथ में ये भी समझौता हुआ था कि जो महिलाएं हैं, क्योंकि तो उसमें माइग्रेट में आप लोगों ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि जो सबसे ज्यादा उस समय सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे और काफी ज्यादा महिलाओं का अपहरण भी हुआ था। तो उसमें एक समझौता ये भी हुआ था कि जो महिलाएं जिनका अपहरण कर लिया गया है या उनको बना लिया गया है तो उनको उनके रिश्तेदारों को वापस कर दिया जाएगा। और दोनों देश अपने यहाँ पे एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे, जैसा कि भारतीय संविधान में जो एक तरीके से जो प्रावधान किया गया है जो है भारत में अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। 1993 में भारत द्वारा जो 92-93 में भारत द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो एक तरीके से आपने विरोध पक्ष और जो है जो सरकार का पक्ष दोनों का समझा। तो सरकार का यही कहना था कि
कि जो पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच में नेहरू और लियाकत समझौता हुआ है, सरकार द्वारा उस समझौते का पालन नहीं किया गया है और अपने देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो हिंदू के रूप पाकिस्तान हो या बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, चाहे वो हिंदू अल्पसंख्यक हो या जो है एक तरीके से सिख अल्पसंख्यक हो, जैसे कि आप लोग अभी देखते रहते हैं पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं या जो सिख अल्पसंख्यक है, उनके धार्मिक और आर्थिक अधिकारों को जो है बहाल नहीं किया गया है और सरकार द्वारा, और उनका समय समय पर उत्पीड़न किया जाता है। तो उसी के दृष्टिगत सरकार का कहना यह था कि जो भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच में जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ है, तो उन सरकारों ने इस समझौते को अपने देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। तो सरकार ने इन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए जो है नागरिकता संशोधन जो है विधेयक या कहेंगे आपका तो अधिनियम बन गया, कानून बन गया है, 2019 पारित किया गया, जिसमें धार्मिक और से जो उत्पीड़ित लोग हैं या और जो है अल्पसंख्यक समुदाय, साथ में उन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं, उनको सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो 2014 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में धार्मिक रूप से उत्पीड़न के आधार पर वो लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि एक अब जो विरोध की स्थिति बन रही थी लोगों के बीच में, की स्थिति इसमें थी, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो है इससे कैसे निपट सकती है, क्योंकि कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो उससे एक व्यापक चर्चा होती है, लेकिन कभी कभार जो है गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है और वो सरकार की जो मंशा है उसके उद्देश्यों को नहीं समझ पाती कि सरकार किसी विधेयक को क्यों लेके आई है या सरकार द्वारा कोई कानून क्यों बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो जनता द्वारा उस कानून का व्यापक रूप से अध्ययन करना चाहिए जनता को, और उसमें समझना चाहिए कि सरकार कोई भी विधेयक या कोई भी जो है कानून लेके आई है वो क्यों लेके आई है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि सरकार द्वारा जो कानून जो लेके आया गया उसमें ये सरकार का उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि जो कानून में जो भी बारीकियां थी, क्योंकि भारत में जनसंख्या एक तरीके से हम देखा जाए तो भारत में 73% साक्षरता दर है और हर लोग जो है कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझ सकता है। तो सरकार का ये दायित्व था कि वो समय रहते, अगर विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे समय रहते लोगों के समक्ष जो है जो कानून जो बनाया है सरकार ने उसकी बारीकियों को स्पष्ट रूप से समझा सके लोगों को, और जिससे लोग जो है किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहें। दूसरा, सरकार जो है सरकार द्वारा इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए कि जो सभी नागरिकों के हितों पर बल दे, ना कि किसी विशेष जो समुदाय है उसके हितों पर बल दे। तो कुछ मोटी मोटी चीजें हम लोगों ने ये समझी कि नागरिकता क्या है और नागरिकता संशोधन जो है अधिनियम 2019 के संबंध में जो स्थितियां बनी थी वो मैंने आपके समय जो है समक्ष जो है स्पष्ट की है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अगर कल होती है तो कल, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूल अधिकार प्रारंभ करेंगे। तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि मूल अधिकार